गाइस, पुलवामा अटैक हुआ वो हम सब जानते हैं, मगर उसके पीछे की पूरी कहानी क्या आप जानते हो? नहीं ना। आज मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे की पूरी कहानी, उसके पीछे का पूरा सच इतनी डिटेल में बताऊंगा कि जो आज तक कभी ना आपने सुना होगा और ना कभी आपने देखा होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम पारस शाह है और आप देखना चालू कर चुके हैं शिल्पा गौतम व्लॉग एंड फन चैनल। मगर आज हम आपको कुछ फन नहीं दिखा रहे हैं। आज का हमारा मकसद है हमारी ये आवाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा दो, जिससे फ्यूचर में कभी पुलवामा जैसा टेरर अटैक ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, बेसिकली जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दोपहर को 3:15 पर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे अटैक हुआ और उसमें 46 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। तो गाइस, हम सबको पता है कोई भी गुनाह होने से पहले उसकी दस्तक जरूर मिलती है। तो क्या इस पुलवामा टेरर अटैक से पहले उसकी कोई दस्तक मिली थी? उसका कोई आभास हुआ था कि नहीं? तो आसान भाषा में पुलवामा की टेरर अटैक की पूरी कहानी समझने के लिए हम पुलवामा टेरर अटैक की पूरी कहानी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा सीआरपीएफ, दूसरा हिस्सा जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन और तीसरा हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट। तो हम आपको ये पूरी कहानी डिटेल में समझाएंगे कि क्या था सीआरपीएफ जवान, क्या है जैश ए मोहम्मद, कहाँ से आया ये जैश ए मोहम्मद और इंडियन गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेनी चाहिए। ये पूरी कहानी समझने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो प्लीज स्टे विथ अस अंटिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं जिसको आतंकवादी संगठन ने अपना निशाना बनाया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर में आता है। सीआरपीएफ एंड सीएपीएफ 2011 तक पैरामिलिट्री फोर्स में आती थी। 2011 के बाद वो होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। होम मिनिस्टर मीन्स अभी जो भारत के गृह राज्य मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह के अंडर में आती है। सीआरपीएफ का काम है देश के अंदर हो रहे आतंकवादी हमलों से देश को बचाना और देश में हो रहे विद्रोही हमलों से देश को बचाना। उसके अलावा सीआरपीएफ का मेन काम है देश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा जैसे इलेक्शन पे देश को सुरक्षा इंतजाम मुहैया कराना, देश में हो रहे नक्सलाइट हमले से देश को बचाना, रायट्स एंड जैसे कभी कभी भीड़ बेकाबू हो जाती है तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरपीएफ खड़े पांव हमेशा तैनात रहती है। सीआरपीएफ का और एक काम है देश के पार्लियामेंट को सुरक्षा मुहैया करवाना और उसके सिवा कभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो जाए तो उसी टाइम पे देश के अंदर रह के प्रोटेक्शन पूरा करना। आपको जान के हैरानी होगी, सीआरपीएफ जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा यूनिट है, उसके अंदर 3,20,000 जितने जवान हैं और उसके अंदर 240 जितनी बटालियन है। सीआरपीएफ में रैपिड एक्शन फोर्स एंड कोबरा जैसे यूनिट है, जिसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स में 10 बटालियन है, कोबरा में भी 10 बटालियन है। ये दोनों यूनिट एक राइट को कंट्रोल करता है, दूसरा नक्सलाइट को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा सीआरपीएफ में 96 जितनी महिलाएं भी काम करती है जो अयोध्या जैसे संवेदनशील एरिया में तैनात है। तो ये सब कहने का मतलब उतना ही है, जो आपकी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और देश के सम्मान की रक्षा करते हैं, वैसे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे हुआ हमला हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन बनता ये कि हमारे सीआरपीएफ जवानों पे हमला किसने किया, कब किया, कैसे किया? तो उस पहला जवाब है सीआरपीएफ जवानों पे हमला आदिल अहमद डर ने किया। कब किया? 14 फरवरी को। कितने बजे? 3:15 पर। कैसे किया? तो जब हमारे सीआरपीएफ की 2500 जितने जवान 80 जितनी बसों में श्रीनगर से जम्मू की तरफ जम्मू श्रीनगर हाईवे से पसार हो रहे थे और जा रहे थे, तब अपोजिट डायरेक्शन से आदिल अहमद डर अपनी एसयूवी कार में सवार होकर 300 किलो विस्फोटक के साथ उसने जानबूझ के हमारे सीआरपीएफ जवानों की बस के सामने टक्कर मारी और उस टक्कर के दौरान वो खुद तो मर गया, मगर उसके साथ हमारे सीआरपीएफ के 46 जवान शहीद हो गए। और जो ये धमाका था वो इतना भयंकर था बिकॉज उसके अंदर 300 किलो जितना विस्फोटक पदार्थ था। वो विस्फोटक पदार्थ की वजह से वो धमाका इतना भयंकर था कि उसकी गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी और उसमें बस के भी चिथड़े उड़ गए, उसके अंदर जो जवान थे उनके भी चीथड़े उड़ गए। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये आदिल अहमद डर कौन था? तो उसका जवाब है आदिल अहमद डर वकास कमांडो था। वकास कमांडो किसके लिए? वो वकास कमांडो था जैश ए मोहम्मद संगठन का। तो ये जैश ए मोहम्मद संगठन क्या है, अभी वो एक और क्वेश्चन है। मगर ये हमको कैसे पता चला कि वो वकास कमांडो था जैश ए मोहम्मद का? तो आदिल अहमद डर जैसे ही ये पुलवामा टेरर अटैक हुआ
उसके कुछ घंटों बाद एक वीडियो रिलीज हुआ जो आदिल अहमद दर का वीडियो था, और उसके अंदर उसने खुद ने बताया था कि जब यह आप वीडियो देख रहे होंगे तब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा, मगर मेरा ये करने का मकसद और मेरे ये करने का पीछे का मोटिव है जैश ए मोहम्मद, जिसने मुझे जैश ए मोहम्मद संगठन ने मुझे सुसाइड बॉम्ब की ट्रेनिंग दी थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपनी पुलवामा टेरर अटैक की कहानी के दूसरे हिस्से पे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो दूसरा हिस्सा है वो जैश ए मोहम्मद। तो जैसा आदिल अहमद दर ने बताया कि उसने सुसाइड बॉम्ब की ट्रेनिंग ली है जैश ए मोहम्मद संगठन से। ये जैश ए मोहम्मद कौन है, कहाँ से आया, तो उसकी अभी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि जैश ए मोहम्मद संगठन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और उसका मुखिया कौन है। जैश ए मोहम्मद एक सुन्नी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका मुखिया है मसूद अजहर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आदिल अहमद दर ने बोला था कि वो मसूद अजहर के लिए काम कर रहा है। तो आदिल अहमद दर तो एक प्यादा है, मगर उसका पूरा जो पुलवामा टेरर अटैक है उसके पीछे का मास्टरमाइंड है मसूद अजहर। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मसूद अजहर और कोई नहीं बल्कि वो हमारी जेल में बंद एक कैदी था। 1994 में जब टेररिस्ट अटैक एक्टिविटी में मसूद अजहर पकड़ा गया, तब वो हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया था। तो मसूद अजहर की पूरी कहानी समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1988 में 1988 में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आया। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मीन्स जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से कुछ लोग विद्रोही बन गए। एक विद्रोही ग्रुप था जिनका मकसद था इंडिया एंड पाकिस्तान से कश्मीर को अलग करके कश्मीर को खुद का एक कंट्री बना लेना, और दूसरा एक विद्रोही ग्रुप था जो भारत ऑपरेटेड कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना चाहता था। तो ये दो टाइप के विद्रोही ग्रुप बन गए, एक था हरकत उल जिहाद एंड एक था हरकत उल मुजाहिदीन। तो ये दो विद्रोही ग्रुप बन गए। ये दो विद्रोही ग्रुप ने जुलाई 1988 से जुलाई 1990 के बीच में इतने सारे स्ट्राइक्स और अटैक किए जिसको कश्मीर इंसर्जेंसी के नाम से जाना जाता है, जो 1990 में इंडिया का मोस्ट इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरकत उल जिहाद एंड हरकत उल मुजाहिदीन दोनों विद्रोही ग्रुप के बीच में टेंशन बढ़ता गया, और उस टेंशन को रिजोल्व करने के लिए 1994 में मसूद अजहर श्रीनगर इंडिया में आया। तभी फरवरी 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने मसूद अजहर को आतंकवादी संगठन ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट की वजह से गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद 1995 में अल फराह नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप ने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए 6 फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर दिया, मगर कुछ हालात ऐसे थे कि उस टाइम पे वो बात नहीं बन पाई। मगर ये पहली दस्तक थी जिससे पता चलता है कि मसूद अजहर कितना डेंजरस हो सकता था। उसके बाद 1999 में अब्दुल रफ असगर, जो मसूद अजहर का भाई है, उसने फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर दिया, और उस फ्लाइट के अंदर 175 भारतीय नागरिक थे जो हाईजैक करके तालिबान और अफगानिस्तान मिलकर कंधार एयरपोर्ट पे ले गया। और उसके सामने उसने एक डिमांड रखी कि आप मेरे भाई मसूद अजहर को छोड़ दो तो मैं आपके 175 जो भारतीय नागरिक है उनको छोड़ दूंगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मसूद अजहर को 99 में रिलीज कर दिया, और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। उसी टाइम पे जब वो पाकिस्तान गया, तब उसी टाइम पे ये जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन का गठन हुआ, जबकि वो पहली दफ़ा था जब जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन अस्तित्व में आया। बस वो दिन है 1999 में जब मसूद अजहर रिलीज हुआ, और आज का दिन है 2019, 20 साल। ये 20 साल में मसूद अजहर ने एक के बाद एक हमला करता गया। आपको याद होगा अप्रैल 2000 में जब जैश ए मोहम्मद की टीम ने पहला हमला किया था, ये पहला हमला किया था कश्मीर में इंडियन सोल्जर पे। उस टाइम पे जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने 5 इंडियन सोल्जर को मार गिराया था। उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने दूसरा हमला किया अक्टूबर 2001 में, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसके अंदर सुसाइड बॉम्बर से अटैक करवाया, जिसके अंदर 38 लोग मारे गए थे। ये सिलसिला यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दिसंबर 2001 में जब जैश ए मोहम्मद की टीम ने लोकसभा पे हमला किया, उसके अंदर 8 लोग मारे गए। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है 2008 में मुंबई टेरर अटैक, 2016 में पठानकोट, एंड अभी 2019 में पुलवामा टेरर अटैक। ये सारे जैश ए मोहम्मद के अटैक की लिस्ट है, और इसके सिवा अनगिनत है जिसमें जैश ए मोहम्मद और उसके संगठन इन्वॉल्व है। 20 साल से मसूद अजहर आतंक का खेल खेल रहा था, और वो खेल खेल रहा था, और हमारी गवर्नमेंट कोई एग्रेसिव स्टेप्स नहीं ले पाई। उसके चलते आज इतने सारे जवान शहीद हो गए। अपनी गवर्नमेंट सिर्फ कमेंट करती है, बयानबाजी करती है, आरोप करती है, प्रत्यारोप करती है, तो यही सब चलता रहता है, मगर कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं आ रहा।
ये सब कहने का मतलब उतना ही है कि आप समझ जाए कि जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को मारने के हमको बहुत सारे मौके मिले थे। 1994 में जब उसको पहली दफ़ा हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, 1995 में जब उसके अल फरहान टेररिस्ट अटैक ने हमारे फॉरेनर को किडनैप कर दिया था, तब ये दूसरा सिग्नल था कि हमको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद तीसरा सिग्नल ये था 1999 में जब उसके भाई ने अपना एक प्लेन हाईजैक कर दिया। तो ये सारे 3 अलग अलग दस्तक थे जो हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिए और उसके चलते आज हम लोग ये 20 साल से आतंक का खेल देख रहे हैं। तो ये सब कहने का मतलब उतना ही है कि जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे याद है जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, होस्ट करवाया था ओसामा बिन लादेन ने। उसके बाद ओसामा बिन लादेन के लिए यहाँ की गवर्नमेंट सो नहीं रही थी। 2001 से 2011 तक 10 साल तक अमेरिकन जो डिफेंस हेडक्वार्टर है पेंटागन अमेरिका में, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके ओसामा बिन लादेन का ठिकाना लगाया और उन लोगों को पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबाताबाद सिटी में स्थित है। उन लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन वो लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में उसके घर के अंदर जाके उसको मार गिराया। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है। तो जैसे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, वैसे ही अपनी इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं लॉन्च कर सकती जिसके मुताबिक मसूद अजहर को टारगेट रखे और उसको मारे। हमें आतंक नाम के पेड़ को जड़ से काट देना है, ना कि सिर्फ डालियां काटनी है। अगर पेड़ रहेगा तो आज नहीं तो कल डालियां फिर से आ जाएगी। तो उससे अच्छा है हम पेड़ यानी मसूद अजहर को ही काट दे। अगर हम लोगों ने मसूद अजहर को टारगेट रखा और उसको काट दिया तो ये ना दोबारा ऐसा पुलवामा टेरर जैसा अटैक होगा। तो इस माध्यम से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये इंडियन गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचाए, जिसके अंदर टारगेट रखेगी मसूद अजहर को मारना है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरा मकसद यही है कि मसूद अजहर को मारना है, इस आतंक नाम के पेड़ को काटना है। एक जो कंपलसरी चीज है वो है मसूद अजहर टारगेट। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी जो ये रिक्वेस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग अपने एक लिस्ट में जब भी वो प्लान करेंगे, वो एक्शन प्लान बनाएंगे, उस लिस्ट में ये रिक्वेस्ट जरूर डालेंगे कि मसूद अजहर इज अवर मेन टारगेट। जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था वैसा ही कुछ होना चाहिए मसूद अजहर के साथ। अगर आप मेरे साथ सहमत हो, मेरे इस आइडिया के साथ सहमत हो कि जिसमें हमको मसूद अजहर को टारगेट रखना है, अगर आप इसके साथ सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके इतना शेयर करिए कि जिससे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो अपना पीएमओ ऑफिस है वहां तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी आवाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाइएगा। सेव द कंट्री, सेव द नेशन। जय हिंद।